गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रत्नेश त्रिपाठी अवसर क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर का सेकेंड सेमेस्टर की मैकेनिक्स की पहली क्लास। और ये सब्जेक्ट सभी ब्रांचों में कॉमन सब्जेक्ट है। तो मैकेनिक्स, सबसे पहले मैकेनिक्स की बात करते हैं तो हिंदी में इसको बोलते हैं यांत्रिकी। तो मैकेनिक्स सबसे पहले समझते हैं है क्या। अब ऐसे तो सर बता देंगे, निकल लेंगे, तो फायदा क्या है। तो मैकेनिक्स है क्या, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, दो चीजें सबसे पहले ध्यान से समझो। तो मैकेनिक्स के अंतर्गत हम किसी वस्तु पर लगने वाले बल तथा बलों के उस वस्तु पर बलों का प्रभाव क्या हुआ है इसका अध्ययन करते हैं। मैकेनिक्स के अंतर्गत हम वस्तु पर लगने वाले बलों तथा वस्तु पर उसके प्रभावों का अध्ययन करते हैं। एग्जांपल के लिए आपको सीधे सीधे बताता हूं। मैंने इस बोर्ड को धक्का देना स्टार्ट किया, ठीक है, धक्का दिया मतलब एक फोर्स लग रहा है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमने जो फोर्स लगाया है वो किस दिशा में लगाया है। और तो ये हो गया बल का अध्ययन कि बल लग रहा है, किस दिशा में लग रहा है और कितना लग रहा है। अब इसका प्रभाव क्या हुआ वस्तु पर। तो वस्तु हमारी इस समय है बोर्ड। तो बोर्ड को जब हमने पुश किया, धक्का दिया इसको, तो ये गिर रहा है, टूट रहा है या कंपन कर रहा है, वाइब्रेशन कर रहा है। तो इन चीजों में इस पे प्रभाव क्या हो रहा है फोर्स का, उसका अध्ययन हम मैकेनिक्स के अंतर्गत करते हैं। मैकेनिक्स को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है स्टैटिक, दूसरा है डायनामिक। स्टैटिक स्थिति विज्ञान, मतलब जब हम विराम अवस्था में, जैसे कोई वस्तु हमारी, मैं इस वक्त हूं, कोई मूवमेंट नहीं कर रहा हूं, अब हमारे शरीर पर अध्ययन किया जाए कौन कौन से बल लग रहे हैं। सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा होगा, नीचे की तरफ खींच रहा है, पृथ्वी आकर्षित कर रही है, जिसके कारण हमारा भार पता होता है। तो अब विरामावस्था में जब अध्ययन करते हैं तो वो होता है स्थिति विज्ञान, बोलते हैं स्टैटिक। दूसरा होता है, दूसरा पार्ट जो इसका आता है मैकेनिक्स का, डायनामिक्स। डायनामिक्स में जब वस्तु मूव कर रही हो, चल रही हो, उसमें कोई मोशन हो, उस समय जो हम बलों का अध्ययन करते हैं और उसके प्रभावों का अध्ययन करते हैं, तो वो हमारा आता है डायनामिक्स के अंतर्गत। ठीक है, तो आप नोट्स बनाते रहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात अब मैं बोलने जा रहा हूं, अपने सभी दोस्तों को इस क्लास को शेयर जरूर करें। और अगर उनको अच्छा लगे, आपको अच्छा लगे, तो लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। ज्यादा से ज्यादा व्यूअर्स बढ़ाएं। जिस दिन 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, मैं आप लोगों के सामने लाइव आना शुरू कर दूंगा। तो मैकेनिक्स हिंदी में बात करें तो लिखते हैं यांत्रिकी। ठीक है, मैकेनिक्स को मैंने बताया दो भागों में बांटा गया है। पहला है स्टैटिक, ठीक है, दूसरा है डायनामिक्स। डायनामिक्स, स्टैटिक मतलब स्थिति विज्ञान, डायनामिक्स मतलब गति विज्ञान। ठीक, अब स्थिति विज्ञान के बारे में मैंने तुम्हें बताया कि वस्तु पर विरामावस्था में बलों तथा उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। लिख देते हैं ब्रैकेट में, विराम अवस्था में बल व प्रभावों का अध्ययन। ठीक है, इसमें गति की अवस्था में, गति की अवस्था में बल व प्रभावों का अध्ययन। ठीक है, ये चीज। तो अब ये जो डायनामिक्स है, इसमें आया गति विज्ञान। तो गति में दो चीजें होती हैं, एक तो गति हो रही है, दूसरा फोर्स भी लग रहा है। तो गति फोर्स के कारण हो रही है या किसी और चीज के कारण हो रही है, वैसे फोर्स के कारण ही तो गति होगी। तो उसमें हमें इसको फिर से हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया है। पहला आता है काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स, इसको बोलते हैं शुद्ध गति विज्ञान, शुद्ध गति विज्ञान। देखिए, आप डेफिनेशन आपको नाम से ही समझ में आ जाएगी। दूसरा होता है काइनेटिक्स, काइनेटिक्स, ठीक है, इसको बोलते हैं बल गति विज्ञान, बल गति विज्ञान। अब इन दो, ये फर्स्ट था, सेकंड था, ये सेकंड का पार्ट ए है, दो भागों में डिवाइड किया बी। अब
काइनेमेटिक्स क्या है? नाम आ रहा है शुद्ध गति विज्ञान। इसके अंतर्गत केवल और केवल सिर्फ गति का ही अध्ययन करते हैं, बलों का कोई अध्ययन नहीं किया जाएगा, केवल और केवल गति का अध्ययन करेंगे, तो वो होता है काइनेमेटिक्स। ठीक है, काइनेटिक्स बल गति विज्ञान। हम बलों के साथ साथ गति तथा मास, जिसको हिंदी में बोलते हैं संहति, हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं द्रव्यमान, का भी अध्ययन किया जाता है। एक बार फिर से पूरा रिवाइज करता हूं। मैकेनिक्स के अंतर्गत बल तथा बलों के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, स्टैटिक और डायनामिक्स। स्टैटिक में विरामावस्था में बल व प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, डायनामिक्स में गतिकीय अवस्था में बलों के प्रभावों तथा बलों का अध्ययन किया जाता है। डायनामिक्स को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है काइनेमेटिक्स, मतलब शुद्ध गति विज्ञान। सिर्फ आपको नाम याद रखना होगा, समझ में आ जाएगा। शुद्ध गति विज्ञान, इसमें केवल और केवल प्योर, जिसको बोलते हैं प्योर गोल्ड, जैसे बोलते हैं प्योर गोल्ड, वैसे प्योर मोशन या गति का अध्ययन करते हैं, होती है काइनेमेटिक्स। काइनेटिक्स में बल और गति के साथ साथ मास, द्रव्यमान का भी अध्ययन किया जाता है। ये थी हमारी मैकेनिक्स की ब्रांच। ठीक है, यहां तक हो गया। आप एक बात और नोट करिए, नोट्स बनाते रहिए। बाकी मैं इंस्टाग्राम पे आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा, इंस्टाग्राम चैनल बना रहा हूं इसी नाम से, उस पे जब आपको लिंक भेज दूंगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो उस पे आपको नोट्स भी प्रोवाइड करता रहूंगा। ठीक है, इतना हो गया। और शेयर करना ना भूलें, मोस्ट रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज शेयर करें अपने दोस्तों के पास। और जिस दिन ये 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, लाइव आना शुरू कर दूंगा। यहां तक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, कुछ परिभाषाएं जो हमें आगे बताएंगी कि मैकेनिक्स में क्या क्या आएगा। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट थ्योरी। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट थ्योरी, या बोल देते हैं डेफिनेशन। ठीक है, परिभाषाएं, डेफिनेशन लिख लो, ज्यादा सही रहेगा। डेफिनेशन, ठीक है, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। सबसे पहली है मैटर, मतलब पदार्थ। अब हमें समझना है पदार्थ क्या है। पदार्थ क्या है? पदार्थ वह है जो कुछ ना कुछ मास रखे, जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, एक स्थान घेरे, ठीक है, जिसको हम छू कर, सूंघ कर महसूस कर सकें, छू कर महसूस कर सकें, छू कर या सूंघ कर महसूस कर सकें, पदार्थ कहलाता है। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, पहली ठोस, दूसरी द्रव, तीसरी गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। गैस के अंतर्गत वाष्प, वाष्प जो होती है वो गैस के अंतर्गत ही आ जाती है, वेपर। ठीक है, तो ये थी पदार्थ की परिभाषा। पदार्थ जिसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, जो द्रव्यमान रखता है, तथा जिसको हम अपनी ज्ञानेंद्रियां हमारी होती हैं, सूंघना, सुनना, स्वाद लेना, ठीक है, छूना, जिसको हम छूकर, सूंघकर महसूस कर सकें, पदार्थ कहलाता है। इसकी तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस आपको पता ही है, द्रव ये सब इंटर के, इनको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और बस ये चीज है कि वाष्प जो आती है वो हमारी गैसों में ही शामिल की जाती है। मैटर के बाद अगर हम नेक्स्ट थ्योरीज की बात करें हम, तो बात करते हैं पिंड, बॉडी, पिंड या वस्तु। ठीक है, बॉडी। अगर हम बॉडी की बात करें तो ये पदार्थ का ही एक छोटा रूप है। अभी तक था ये कुछ स्थान घेरे, ये स्थान घेरे, जो पदार्थ था वो स्थान घेरे। लेकिन पिंड या वस्तु क्या है? जो एक निश्चित स्थान घेरे, जिसकी सभी सीमाएं निश्चित हों। एक हमने ले लिया
घन, सारी सीमाएं निश्चित है चारों तरफ से, कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, निश्चित स्थान घेर रहा है, ऐसा नहीं अपने से ज्यादा घेर लेगा, निश्चय है। तो पिंड या वस्तु वह जो एक पदार्थ का ही एक छोटा रूप है जिसका अपना द्रव्यमान होता है, जो एक निश्चित स्थान घेरती है, पिंड कहलाता है, पिंड या बॉडी कहलाती है। और सभी दिशाओं में, इस दिशा में भी सीमित है, इस दिशा में भी सीमित है, पीछे वाली दिशा में, आगे पीछे, चारों दिशाओं में सीमित होता है पिंड या बॉडी। ठीक है, इसके बाद आते हैं, ठीक है, इसके बाद आते हैं दृढ़ पिंड। दृढ़ पिंड, ठीक है, इसको बोलते हैं रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी। कई जगह इसका नाम आएगा पूरी मैकेनिक्स में, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। दृढ़ पिंड, दृढ़ मतलब होता अपने स्थान पर अडिग रहना, ठीक है, ऐसी वस्तु या ऐसी बॉडी जो फोर्स लगाने में कोई परिवर्तन ना करे या बहुत नगण्य परिवर्तन हो। नगण्य मतलब जो हम लोगों को समझ में ना आए। ऐसी बॉडी की फोर्स लगाने पर उसमें कोई परिवर्तन ना हो या नगण्य परिवर्तन हो, तो ऐसी बॉडी दृढ़ पिंड या रिजिड बॉडी के नाम से जानी जाती है। ऐसी बॉडी जिस पर बल लगाने से उसके आकृति आकार में कोई परिवर्तन ना हो या नगण्य परिवर्तन हो, ऐसी बॉडी हमारी रिजिड बॉडी कहलाती है। बल लगाने पर नो चेंजमेंट, चेंजमेंट, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होगा उसकी आकृति और आकार में। ऐसी बॉडी जिस पर बल लगाने पर उसकी आकृति व आकार में कोई परिवर्तन ना हो या नगण्य परिवर्तन हो, नगण्य, चेंजमेंट, नगण्य परिवर्तन हो। नगण्य मतलब जिसकी गणना ना की जा सके, जब गणना नहीं किया, नॉर्मल सी बात है, दिखता नहीं है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरी है आपकी कण, पार्टिकल। पार्टिकल, कण क्या होता है? धूल का कण, मिट्टी का कण, वही कण की बात हो रही है, कण थ्योरी दी गई है। देखो ये मैटर सबसे मेन था, पदार्थ स्थान घेरता है, मास होता है, तीन रूप होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। इसी का छोटा रूप था बॉडी, जिसका स्थान सीमित था, एरिया सीमित था, सभी दिशाओं में सीमित था, बॉडी। बॉडी अब उसी में एक नया पार्ट जुड़ गया, रिजिड बॉडी, ठीक है। तो रिजिड बॉडी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा या नगण्य परिवर्तन हो रहा था। इसका कण, पार्टिकल, पदार्थ का ही रूप है, लेकिन कैसा रूप है? अति सूक्ष्म, पदार्थ का अति सूक्ष्म रूप है कण, पदार्थ का अति सूक्ष्म कण, अति सूक्ष्म रूप कण कहलाता है। इसे एक पॉइंट के माध्यम से, इसको एक पॉइंट के माध्यम से इंडिकेट या प्रदर्शित किया जाता है। कोई भी कण होता है बहुत छोटा अति सूक्ष्म रूप होता है, जिसको एक पॉइंट के माध्यम से इंडिकेट किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है आपकी गति या विराम अवस्था। ये थ्योरी आपको आगे काम देंगी। अब सर क्या पढ़ा रहे हैं फालतू की चीजें, आगे आपको मैकेनिक्स में काम देगी, इसलिए बेसिक आपको मजबूत करना जरूरी है। मैं पढ़ा रहा हूं, रिवीजन जरूर करिएगा, एक बार नोट्स बनाते रहिए अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये आपका, अब देखो गति या विराम की अवस्था बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। हम लोग कहते हैं ट्रेन है, खड़ी है, विराम अवस्था में है, चल रही थी, गति की अवस्था में है। हमने बोल दिया, लेकिन अगर सामने वाले को समझाना चाहे कैसे कर दिया गति की अवस्था में या कैसे कर दिया तुमने विराम, हम तो कह रहे खड़ी बस को बोल दे कि चल रही है, तो आप क्या करोगे? नहीं कुछ बोल। समझाने का तरीका, ये आप थे, ठीक है, ये है आप, और यहां खड़ी थी मान लो बस, ठीक, ठीक है, यहां खड़ी थी बस। और जब हमने बस की बात करी, जब कोई दो वस्तुएं, पहले हो गए आप, दूसरी हो गई बस, दो वस्तु हो गई बस, एक दूसरे के सापेक्ष
अपनी स्थिति ना चेंज करें। आप यहां खड़े थे, बस यहां खड़ी थी, दोनों जहां हैं टाइम बढ़ने के साथ दोनों वहीं पे खड़े हैं, एक दूसरे के सामने खड़े हैं, चेंजमेंट नहीं हो रहा है दोनों में एक दूसरे के सापेक्ष, तो ये हो गई आपकी विरामावस्था। विरामावस्था जब दो वस्तुएं एक दूसरे के सापेक्ष कोई चेंजमेंट ना करें, दोनों एक दूसरे के सापेक्ष जैसी थी टाइम के बाद वैसे कुछ टाइम के बाद वैसी ही मिले, तो ये अवस्था हमारी विरामावस्था में कहलाएगी। इसकी एक कंडीशन और आ जाती है, मान लो आप जो हैं वो बाइक से हैं, ठीक है, आप हैं बाइक से और सामने वाले बस जो है वो चल रही है, ठीक है, बस भी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, आप बाइक से भी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहे हैं और दोनों साथ में चले थे एक बिल्कुल बराबर होके। अब ये दोनों एक दूसरे के सापेक्ष चेंजमेंट नहीं हो रही ना, ये आगे जा रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के सापेक्ष, ये इसको कहेगा स्थिर अवस्था में है, ये इसको कहेगा स्थिर अवस्था में। हाँ एक दूसरे के सापेक्ष अपनी कंडीशन चेंज करते हैं, अपनी अवस्था एक दूसरे के सापेक्ष चेंज करके ये थोड़ा पीछे हो जाएगा, तो दोनों गति की अवस्था में मान ली जाएंगी, ठीक है। तो विराम अवस्था की परिभाषा ये है, जब दो वस्तुएं एक दूसरे के सापेक्ष अपनी कंडीशन ना बदलें, कंडीशन मतलब अवस्था, अपनी अवस्था ना बदलें कुछ समय बीतने के पश्चात या टाइम बीतने के पश्चात, तो वस्तुएं हमारी विराम की अवस्था में कहलाएंगी। यही अब आती थी गति की अवस्था, जब दो वस्तुएं समय व्यतीत होने पर अपनी अवस्था चेंजमेंट कर ले एक दूसरे के सापेक्ष, ठीक है, जब दो वस्तुएं अपनी अवस्था एक दूसरे के सापेक्ष चेंज कर ले टाइम चेंज होने के साथ कुछ समय बाद, जैसे अभी देखा फिर कुछ समय बाद देखा, तो वो अवस्था हमारी गति की अवस्था कहलाती है। पहले विराम अवस्था एक बार फिर समझ लिए, जब दो वस्तुएं एक दूसरे के सापेक्ष टाइम व्यतीत होने के बाद स्थिति परिवर्तन ना करें तो दोनों वस्तुएं विराम अवस्था में होंगी एक दूसरे के सापेक्ष। गति की अवस्था, जब दो वस्तुएं एक दूसरे के सापेक्ष टाइम बढ़ने पर अपनी स्थिति चेंजमेंट करें तो वो अवस्था हमारी गति की अवस्था कहलाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है गतिपथ। भाई गतिपथ, अब गतिपथ क्या होता है? पथ तो हो गया भाई जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं वो हमारा हो गया पथ। गतिपथ क्या हो गया? ये हो गया पहले कोई आप थे पॉइंट ए पर खड़े थे, ठीक है, कुछ देर बाद आप पॉइंट बी पर पहुंच गए, उसके कुछ देर बाद आप पॉइंट सी पर पहुंच गए, एट लास्ट आपका जो गंतव्य था जहां आपको पहुंचना था वो आपका था पॉइंट डी। आप यहां से आए, यहां आए, फिर यहां गए और लास्ट में पहुंचना यहां था। ये आपकी अंतिम अवस्था थी, अंतिम अवस्था, और ये थी प्रारंभिक अवस्था, प्रारंभिक, ठीक है। प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था के बीच हम जिन जिन जगह से होकर गुजरे हैं, अगर उन सभी पॉइंटों को मिला दिया जाए, ए से बी को, बी से सी को, सी से डी को, तो जो रेखा हमें प्राप्त हुई है वो हमारी गतिपथ कहलाती है। वस्तु, या सीधे सीधे बात करें, वस्तु जिन जिन अवस्थाओं से होकर गुजरी है यदि उन सभी बिंदुओं को हम आपस में मिला दें तो जो हमें पथ प्राप्त होता है वो हमारा गतिपथ कहलाता है, ठीक है। गतिपथ के बाद अगर अब बात करें तो गति के प्रकार आते हैं। गति के प्रकार, तो गति के प्रकार की बात करें तो ये होता है पहला सरल रेखी गति, ठीक है, सरल रेखी गति, वक्रिक गति, वक्रिक गति, और थर्ड है आपका घूर्णन गति, घूर्णन गति। अब तीनों की बात कर लेते हैं।
सरल रेखी गति क्या होता है? जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करे, जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करे तो ऐसी गति हमारी सरल रेखीय गति कहलाती है। जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करे तो वह एक सीधी रेखा में गति करे तो वो सरल रेखा गति कहलाती है। यदि अब वक्रिक गति, वक्र कुछ ऐसे ही होता है, ठीक है। जब कोई पिंड या वस्तु किसी त्रिज्यीय मार्ग पर, एक त्रिज्यीय मार्ग पर गति करे तो ऐसी गति हमारी वक्रिक गति कहलाती है, घूर्णन गति। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर गत करे, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर गत करे, ठीक है, यहां से हमने स्टार्ट किया था और घूम के हम यहीं पहुंच गए, ठीक है। यही हमारी प्रारंभिक अवस्था है और यही हमारी अंतिम अवस्था है। और एक वृत्ताकार पथ है, ये नहीं कि ये वृत्ति करे। जब कोई पिंड या वस्तु एक वृत्ताकार मार्ग पर गति करे तो ऐसी गति हमारी घूर्णन गति कहलाती है। अब इन सबके बाद दो पॉइंट और हैं हमारे पास, एक है दूरी तथा दूसरा विस्थापन। दूरी और विस्थापन, एक मिनट चेक कर लूं, यही दोनों है। इसके बाद हमारे पास है, ठीक है, विस्थापन और दूरी, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं दूरी की, क्योंकि दूरी अगर सही से समझ में आ गया तो विस्थापन समझ में आ जाएगा। हमने बताया आप थे पॉइंट ए पर, ठीक है, पॉइंट बी पर गए, पॉइंट सी पर गए, पॉइंट डी पर आए और एट लास्ट जो आपका पॉइंट था वो था पॉइंट ई पर। आपको ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए, डी से ई पे आ गए। सी थोड़ा यहां कर लेते, ठीक है, सी से डी पे आए और डी से ई पे एट लास्ट पहुंच गए। तो दूरी क्या होती है? वस्तु द्वारा तय किया गया कुल मार्ग, वस्तु द्वारा तय किया गया कुल मार्ग, जो उसने पूरा टोटल पथ तय किया है, वो हमारा दूरी कहलाती है। जैसे अगर दूरी की बात करें ए से ई तक की, दूरी हमारी क्या होगी? ए से ई तक की। तो बात करें कुल मार्ग पहले ए से बी तक, तो ए से बी, पहले ए बी होगी दूरी, फिर दोबारा हम कहां से गए? बी से सी तक, तो प्लस बी से सी, बी सी, फिर कहां गए? सी से डी तक, तो सी डी, फिर कहां गए? डी से ई तक, तो डी। तो टोटल जो दूरी है वो हो गई ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी। तो वस्तु द्वारा तय किया गया कुल मार्ग उसकी दूरी कहलाता है। अब विस्थापन क्या होता है? सर यही विस्थापन है क्या? नहीं, वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम अवस्था या प्रारंभिक व अंतिम बिंदु को जब एक सीधी रेखा में मिला दिया जाए, जब एक सीधी रेखा में मिला दिया जाए, तब जो दूरी मिलती है या जो डिस्टेंस मिलती है वो हमारी विस्थापन कहलाता है। विस्थापन क्या होता है? जब वस्तु के प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु को एक सीधी रेखा से मिला दिया जाए तो जितनी दूरी होती है वो हमारी विस्थापन कहलाती है। तो अगर हम विस्थापन की बात करें तो क्या मिलेगा? केवल ए और ई। दूरी क्या थी? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई। एक पॉइंट और लिख सकते हैं, दूरी कभी जीरो नहीं हो सकती है और विस्थापन जीरो हो सकता है। दूरी कभी भी जीरो नहीं हो सकती है, विस्थापन जीरो हो सकता है। दूरी जब तय करोगे तभी बोलोगे दूरी। यहां से यहां तक गए, दूरी तय कर ली। या अब इसी का एग्जांपल इसी पे दे देते हैं हम आपको, इसी पथ पे, ठीक है। यहां थे 5 पॉइंट थे हमारे पास, ए बी सी डी और ई। तो यहां पे हमारी दूरी निकल रही थी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई, और विस्थापन निकल रहा था ए से ई तक, ठीक है।
तो यहाँ विस्थापन था ए और दूरी थी ये। अगर हम ए को भी हमने मान लिया कि लास्ट में होके हम अपने घर पे वापस इसी रास्ते से आ गए, ठीक है, इसी रास्ते से हम घर पे वापस आ गए। तो अब अगर हम दूरी की बात करेंगे तो क्या आएगा, ए बी, बी सी, सी डी, डी ई और ई ए, प्लस इसी में हम कर देंगे ई और ए। दूरी तो हमारी हो गई इतनी, ठीक है। अब अगर विस्थापन की बात करें तो हमने बोला प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था, तो प्रारंभ हमने किया था ए से और अंत में हम पहुंचे कहां, ए पे, तो हमारा विस्थापन क्या हो गया, शून्य। हम जहां पे थे वहीं पे आ गए, तो सेकेंड टर्म पे हमारा विस्थापन शून्य हो गया। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं आपकी दूरी शून्य हो सकती है लेकिन विस्थापन शून्य नहीं हो सकता है। कुछ एग्जांपल दिए दे रहे हैं, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा इसी में कि किसका कितना दूरी होगी, किसकी कितनी विस्थापन होगी। पहला क्वेश्चन है, हम आपको दिखा रहे हैं गतिपथ क्या है, गतिपथ, ठीक है। आपको दिखाना है इसका विस्थापन, ठीक है, और दूरी आपको बतानी है। पहला क्वेश्चन ये है, पॉइंट ए से हमने स्टार्ट किया, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये था, ठीक है, और पॉइंट बी सी से होते हुए पॉइंट डी पर पहुंचे। इसका आपको विस्थापन बताना है, दूरी बताना है, ठीक है, पहला। दूसरा, ये हाफ सर्किल है, ठीक है, हाफ सर्किल, ठीक है। इसकी जो रेडियस है वो आर है, ठीक है। यहां से हम पॉइंट ए से चले हैं, पॉइंट बी पर पहुंच गए हैं, इसको आपको विस्थापन और दूरी बताना है, ठीक है। सेकंड के बाद आपका क्वेश्चन है थर्ड, ठीक है। इसकी भी त्रिज्या जो है वो है आर, और पॉइंट ए से पॉइंट बी पर पहुंचे और बी से हम लास्ट पॉइंट जो आ गए ए पर ही आ गए। हम लिखे दे रहा है प्रारंभिक ए और अंतिम भी ए है, ठीक है। इसका जो प्रारंभ किया था वो ए से किया है, अंत भी ए पे हो गया है, तो इसका आपको बताना है विस्थापन और दूरी। इसी के साथ आज की क्लास आपकी यहीं समाप्त करते हैं। कल कुछ नए टॉपिक लेकर के आऊंगा। आप लोगों से एक बार फिर बोलते हैं, इन सभी को आप नीचे वहीं कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट में मैं देख लूंगा किसका सही है। जिसका सही होगा उसको कल नेक्स्ट क्लास में उसका बता भी दूंगा कि इन्होंने सही बताया था। जिसको नहीं आ रहा है वो एक बार मैं आके बताऊंगा क्लास में कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। जय हिंद, गुड मॉर्निंग, बाय।